वो पिन चेक करा जा रहा है। अगर यूजर अपना एटीएम पिन सही लिखेगा देन ओनली वो मनी विड्रॉ करवा पाएगा, अदरवाइज नहीं करवा पाएगा। तो अब जब हमने चेक कर लिया कि अगर यूजर का पिन जो है वो करेक्ट है देन आगे प्रोसीड करो, अगर इनकरेक्ट है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब जो प्रोसीड वाला केस आ रहा है कि करेक्ट पिन है, उसके अंदर जाके भी फिर से हम ये चेक करेंगे कि अगर यूजर ने जो अमाउंट विड्रॉ करने के लिए बताया है, अगर वो अवेलेबल बैलेंस जितना है या उससे कम है देन ओनली ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो रहा है, पहले हमारे पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू भी आ सकता है फॉल्स भी आ सकता है। यूजर ने एटीएम पिन प्रोवाइड करी, वो एटीएम पिन सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। अगर सही हुई तो हम आगे ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर सही नहीं हुई तो हम बोलेंगे रॉन्ग पिन एंटर्ड। ठीक है, चलो रॉन्ग पिन एंटर्ड वाला तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। पर अगर एटीएम पिन सही हुई फिर यूजर से पूछा जाएगा कि आप अमाउंट बताओ कितना विड्रॉ कराना है, और अगर फिर वो अमाउंट चेक करा जाएगा, अगर वो अमाउंट अवेलेबल बैलेंस से कम हुआ देन ओनली वो विड्रॉ करना पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंडीशन पे डिपेंडेंट कुछ रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट के आगे भी फिर जाके कुछ चीज चेक करी जाएगी, फिर वो चीज गलत आ रही है या सही आ रही है उसके बेसिस पे आगे कुछ ऑपरेशन होना है। ऐसी सी सिचुएशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है कि जैसे हम यहाँ पे इफ एल्स यूज कर रहे हैं, सपोज इस इफ के बाद जो चीज आ रही है यहाँ पे आके हमें फिर से वापस से कोई कंडीशन चेक करनी पड़ जाए, तो इधर और इफ लगाया जाएगा, उसकी कंडीशन चेक करी जाएगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें कुछ काम करना है, फिर हमें कुछ एग्जीक्यूट कराना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में कुछ और करना है। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इस इफ को चेक करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू आ रही है देन हमें कुछ अगला टास्क परफॉर्म करना है और वहां पे भी हमें इफ एल्स की जरूरत है। तो एक इफ के अंदर हमने दूसरा इफ एल्स लगा दिया, इसी चीज को बोला जाता है कंडीशनल नेस्टेड स्टेटमेंट्स, सॉरी नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखें कि कैसे करेंगे। तो एटीएम की पिन और अकाउंट का बैलेंस हम खुद से सेट कर देते हैं एक बार। ठीक है जी, तो करेक्ट एटीएम पिन मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। एटीएम पिन है 1234 एंड अवेलेबल, मैंने कुछ काम दिया था क्या करने को, नहीं ना। अवेलेबल अकाउंट बैलेंस इज 98,700। ठीक है जी, होगी दोनों चीजें सेट खुद से। अब मैं यूजर से पूछ रही हूँ कि आप सबसे पहले अपनी एटीएम पिन प्रोवाइड करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो ये मैंने यूजर से एटीएम की पिन एंटर करवा लिया, इसके बाद क्या करा जाएगा, वेरीफाई करा जाएगा। कैसे, कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के। तो मैं लिख रही हूँ अगर हमारी जो यूजर ने एटीएम पिन प्रोवाइड करी है अगर वो एक्चुअल एटीएम पिन के इक्वल है, ठीक है, उस केस में हमें कुछ करना है। क्या करना है, उससे बैलेंस पूछोगे कितना विड्रॉ कराना है, फिर आगे सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करो। कर लिए जी इतना नोट।
ठीक है। और अगर देखो इफ वाला पार्ट चलो बाद में देखते हैं, एल्स वाला पहले लिख देते हैं। अगर तो करेक्ट हुआ देन अमाउंट पूछा जाएगा एंड बाकी सारा कुछ होगा। अगर करेक्ट नहीं हुआ वो होगा उस केस में हम प्रिंट करा देंगे। इतना समझ आ गया जी सबको? क्लियर है इतना सबको? ठीक है। अब अगर पिन सही हुआ उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हम सबसे पहले वो अमाउंट निकाल पूछेंगे यूजर से जितना वो विड्रॉ कराना चाहता है। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इनपुट फंक्शन लगा रही हूँ। इसके बाद क्या करना है, अमाउंट पूछने के बाद चेक करना है, कंडीशन लगानी है। अगर जो यूजर ने अमाउंट एंटर करा है, अगर तो वो अवेलेबल बैलेंस जितना है देन ओनली आगे ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो। हो गया जी। ठीक है, समझ आ गया कैसे काम करेगा ये? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ आया? अच्छा समझा दूं, एक बार समझा देती हूँ, 1 मिनट में बोल लेगा।
देखो जी, जिसको समझ नहीं आ रहा। देखो, यहाँ पे क्या होना है, हम यूजर से उसका ये एटीएम मशीन सबने यूज करी है ना। अब हमें भी पता है कि अगर एटीएम का पिन होता है, अगर हम पिन ही गलत डाल रहे हैं तो आगे हमसे पूछा थोड़ी ना जाएगा कि अपना अब वो बताओ इनसफिशिएंट बैलेंस है या ट्रांजैक्शन हो सकती है नहीं हो सकती है। तो देखो, यहाँ पे इस एटीएम पिन यूजर सही डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, दो चीजें हो सकती हैं कि एक वो करेक्ट पिन डाल रहा है, दूसरा वो इनकरेक्ट पिन डाल रहा है। तो जिस केस में करेक्ट पिन इनकरेक्ट हो जाएगा, उस केस में तो हमारे पास सीधा सा सॉल्यूशन है, उसको बता दो कि आपकी एटीएम पिन जो है ना वो गलत है। और जिस केस में हमारा पिन करेक्ट है, उस केस में आता है आस्क यूजर फॉर दी अमाउंट, कि उसने कितना अमाउंट जो है वो विड्रॉ कराना है। अब वो अमाउंट कितना डाल रहा है, उसके लिए भी हमारे पास दो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। या फिर वो इतना अमाउंट डाल दे जितना उसके पास अवेलेबल ही नहीं है, या फिर वो सही सही अमाउंट डाल रहा है। ठीक है, तो इसके भी दो सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, कि उतना बैलेंस अवेलेबल है हमारे पास जितना वो बोल रहा है। दूसरा हमारे पास क्या सिनेरियो है, उतना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस एटीएम पिन के बाद दो चीजें हमारे पास, दो सिनेरियोज बन रहे हैं कि इधर हमारे पास वो करेक्ट भी हो सकता है और वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। दैट इज व्हाई वो करने के लिए यहाँ पे मैंने एक इफ कंडीशन लगाई है, इसका पिन करेक्ट हो गया, अगर यूजर ने जो एटीएम का पिन प्रोवाइड करा है वो एक्चुअल पिन के साथ मैच कर गया, दैट इज दिस केस। उस केस में आगे हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है, पर अभी के लिए इस पूरे टास्क को स्किप करके सीधा दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि अगर वो इनकरेक्ट हो गया, उस केस में हमें सिंपली प्रिंट करा देना है, यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट पिन, प्लीज ट्राई अगेन। ये वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, इनकरेक्ट वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इस पे, जिस केस में ये करेक्ट हो जाता है, करेक्ट होने के बाद उससे पूछा जाएगा कि आपने अमाउंट कितना जो है वो विड्रॉ कराना है। वो अमाउंट के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाया। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का रीजन कि उस पे मुझे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, दैट इज व्हाई मैंने उसको बिफोर हैंड ही इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब जो अमाउंट वो डाल रहा है, ये भी दो पॉसिबल सिनेरियोज है कि वो सफिशिएंट डाल रहा है या इनसफिशिएंट, जितना अवेलेबल है उतना डाल रहा है। तो वो इसके अंदर इस इफ ब्लॉक के अंदर आके मैंने चेक करा कि अगर वो अमाउंट बैलेंस कम हुआ अकाउंट बैलेंस से, देन ओनली ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी और हम फाइनल में जो अवेलेबल बैलेंस होगा वो दिखा देंगे। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, सपोज उसके पास 60,000 अवेलेबल है, उसने बोल दिया कि मुझे 90,000 विड्रॉ कराना है, वो हमने एल्स में लिख दिया इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस।
ठीक है जी। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमें पहले ही ये नहीं पूछने की जरूरत है कि एटीएम पिन भी डाल दो, बैंक बैलेंस भी डाल दो। ये पूछने की जरूरत कब है, ये जितना उसने अमाउंट विड्रॉ कराना है ये पूछने की कब जरूरत है, इफ एंड ओनली इफ एटीएम की पिन रिक्वायर्ड है। दैट इज वाई इफ ब्लॉक के अंदर जाके हमें फिर दूसरा कोई इफ एल्स ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसी चीज को बोला जाता है नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। समझ आया जी। अब देखो एक इसकी सिंपल सी एग्जांपल समझते हैं। सपोज यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले केस में यूजर ने एटीएम पिन ही गलत डाल दिया। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला सिनेरियो आ रहा है, फर्स्ट सिनेरियो आ रहा है कि जब यूजर से ये एटीएम पिन मांगा गया ना, यूजर ने एटीएम पिन लिख दिया 1221। ठीक है जी। अब यहाँ पे इफ ब्लॉक में आया जाएगा। ठीक है, इस इफ ब्लॉक में ये कंडीशन चेक करी जाएगी क्या 1221 एक्चुअल एटीएम पिन के इक्वल है। इस कंडीशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दीज टू आर नॉट ट्रू। तो जब फॉल्स आ जाएगा ये पूरा का पूरा इफ ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, सीधा एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या आ सकता है कि यूजर ने एटीएम पिन जो एंटर करा है दैट इज करेक्ट। तो ये कंडीशन चेक करी जाएगी कि क्या ये दोनों चीजें इक्वल है, इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब ट्रू होता है तो फिर ये अंदर वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट कराया जाता है। अब सपोज यूजर से अमाउंट पूछा गया, यूजर ने अमाउंट डाला कि मुझे 60,000 जो है वो विदड्रॉ कराना है। अब ये अमाउंट लेने के बाद फिर से इसके अंदर आ जाएगा ये इफ के अंदर, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि क्या 60,000 लेस देन इक्वल टू 98,700 है। ये ट्रू हो गया। ट्रू होने की वजह से ये वाला पार्ट जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, लिखा आ जाएगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल एंड अवेलेबल बैलेंस। तीसरा सिनेरियो क्या आ सकता है कि एटीएम की पिन तो ठीक डाल दी है, पर जो अमाउंट विदड्रॉन है ना, एटीएम की पिन ठीक डालने की वजह से वो इस ब्लॉक के अंदर आ गया। इस ब्लॉक के अंदर आके अमाउंट पूछा गया, अमाउंट लिख दिया मैंने 1,20,000। ठीक है, अब अमाउंट लेने के बाद ये इफ एल्स चेक करा जाता है, तो यहाँ पे चेक करा जाएगा कि क्या 1,20,000 लेस देन इक्वल टू 98,700 है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आने की वजह से ये वाला पार्ट जो है स्किप कर दिया जाएगा, ये एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी डन बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस। समझ आया जी। ठीक है, तो हमने एक काम तभी करना है अगर हमारी स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है जी। तो ऐसे उसकी हम क्या कर सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं। एंड ये कोई जरूरी चीज नहीं है कि एक इफ एल्स के अंदर ही दूसरा इफ एल्स वो होगा, एम्बेड होगा, नेस्ट करा जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला इफ भी लगा सकती हूँ, एल्स में भी इफ एल्स लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एल इफ भी नेस्ट करा जा सकता है। तो जब हम एक टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कोई दूसरी टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट एम्बेड कर देते हैं, वो हमारा नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप लोग खुद ही करो। एक मिनट। देखो जी क्या करना है, एक सिंपल सा ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना है। यहाँ पे ना हमारे पास मल्टीपल चीज, तीन चीजें लगा लेते हैं, कोई तीन चीजें अवेलेबल है। एक कोई स्पेसिफिक बुक है, एक पेन है एंड एक चेयर है।
ठीक है। अब ये तीनों की तीनों चीजों का कुछ स्टॉक है हमारे पास अवेलेबल, जैसे कि हो सकता है बुक इन स्टॉक हमारे पास अभी 20 है, ठीक है जी। पेन इन स्टॉक अभी 100 है, एंड चेयर इन स्टॉक अभी हमारे पास 0 है, ठीक है जी। अब देखो ये चीज हम खुद से सेट करेंगे, खुद से वेरिएबल्स बनाएंगे कि बुक स्टॉक हमारे पास कितना है 20, पेन स्टॉक कितना है 100, एंड चेयर स्टॉक कितना अवेलेबल है 0, ठीक है। इतना करने के बाद अगली चीज जो आपने करनी है दैट इज वो यूजर से पूछना है एंटर आइटम यू वांट टू परचेज। ये यूजर से पूछा जाएगा कि उसने क्या चीज खरीदी, ठीक है जी। अब यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है, वो बुक भी इनपुट कर सकता है, पेन भी इनपुट कर सकता है, चेयर भी इनपुट कर सकता है, या फिर वो और भी XYZ कुछ लिख सकता है। पर एक चीज का ध्यान रखना है, अगर तो यहाँ पे इफ यूजर एंटर्स ठीक है, अगर यूजर को कुछ बुक या पेन या चेयर के अलावा इनपुट करेगा तो हमें उसको मैसेज दिखाना है सॉरी वी डू नॉट सेल दैट आइटम, ठीक है जी। उसके बाद अगर यूजर अगर यूजर बुक या पेन या चेयर सिलेक्ट कर रहा है देन उसको पूछो उसको कितनी क्वांटिटी में खरीदनी है, ठीक है। वो क्वांटिटी एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, कितनी क्वांटिटी एंटर कर सकता है, ठीक है जी। देखो है कुछ नहीं है, वही इफ एल्स है, बहुत सिंपल कंडीशंस है। बस आपको सोचना है कि हम इस चीज को लिखेंगे कैसे, कहाँ पे इफ एल्स यूज होगा, कहाँ पे एल इफ यूज होगा, है बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये पूछने के बाद क्वांटिटी पूछने के बाद अब देखो ऑर्डर कंफर्म तो तभी होगा अगर यूजर ने जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी है हमारे पास उतनी अवेलेबल है। अब जैसे देखो ये तो हम सिंपल बना लेंगे कि अगर यूजर ने इनमें से कुछ भी ना करा तो हमें सिंपल ये प्रिंट करा देना है। आप चाहे इफ यूज करो, आप इफ एल्स यूज करो, इफ में जो मर्जी कंडीशन दो, एलिफ में जो मर्जी कंडीशन दो, बस हमारे कोड का लॉजिक सही बनना चाहिए कि चीजें सही से एग्जीक्यूट हो रही है। कोई आपके ऊपर वो नहीं है कि यार एलिफ यूज करके ही करो, इफ यूज करके ही करो, ठीक है जी। तो अब देखो अब हम क्वांटिटी पूछेंगे, क्वांटिटी पूछने के बाद हमें क्या करना है, इफ वी हैव enough quantity in stock then tell user that order is confirmed। हो जाएगा, हो जाएगा जी।
अगर क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल हुई तो लिख देना है ऑर्डर कंफर्म्ड। अगर उतनी क्वांटिटी अवेलेबल ना हुई यहाँ पे स्टॉक में, ये चेयर स्टॉक, ये बुक स्टॉक, ठीक है, ठीक है, तो उस केस में हमें यूजर को बोल देना है कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी, इतना स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास तो इस चीज की सिर्फ इतनी आइटम्स अवेलेबल है, अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो उतनी आइटम्स का कर सकते हैं। शुरू करो करना। 10 मिनट दे रही हूँ मैं आपको, 10 मिनट आप ट्राई करोगे, नहीं समझ आएगा फिर मैं करवा, ठीक है जी।
आप रोज ही लेट आते हो, तो भी मैंने इन्फॉर्म करा था आपसे। तो फिर पढ़ोगे कैसे? नियम मैंने फोन तो करा था उनको कि आज लेट हो गया। हो जाएगा जी, हो जाएगा। क्या एरर आ रहा है, चेक करना। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे इनपुट और इसको एक मीटर में रिकॉर्ड कर रहा है। क्या कर रहे हो जी, जब पिता होगा आपका? हाँ जी, आप
ठीक है जी, श्लोक ठीक कर रहे हैं बिल्कुल, कुछ ज्यादा ठीक कर रहे हैं, थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं। मैं समझा देती हूँ कैसे करते हैं इस चीज को ना, फिर हमें अगला टॉपिक भी करना है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, चीजें सेट करनी है। ठीक है जी, तो मेरे पास में बुक्स, अरे यार थोड़ा बुक्स अवेलेबल है। बुक स्टॉक कितना अवेलेबल है हमारे पास, या सीधा लिख सकते हैं बुक्स कितनी अवेलेबल है। बुक्स है हमारे पास 20, पेन्स है 100 एंड चेयर्स करंटली 0 अवेलेबल है। या फिर चेयर्स को भी मे बी 10-20 कुछ कर देते हैं, 10 अवेलेबल। ये मैंने बता दिया कि मेरे पास स्टॉक में कितनी आइटम्स पड़ी हुई है, ये सब नहीं कर लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके यूजर से पूछेंगे कि उसने कौन सी आइटम परचेज करनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि अगर, सॉरी मैंने अभी बोला ना कि ये चेंज करके उसको 10 बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं पूछ रही हूँ, ये यूजर से पूछा कि उसने क्या चीज खरीदनी है। ठीक है, अब वो कुछ भी इनपुट कर सकता है, वो बुक भी इनपुट कर सकता है, वो पेन भी इनपुट कर सकता है, वो चेयर भी इनपुट कर सकता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि अगर उसने बुक एंटर करा फिर हमें क्या करना है, अगर उसने चेयर एंटर करा फिर हमें क्या करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास मल्टीपल सिचुएशंस है ना, कि यूजर चेयर एंटर कर सकता है, बुक एंटर कर सकता है, ठीक है, पेन एंटर कर सकता है, या उसके अलावा भी कुछ एंटर कर सकता है। तो ऐसी सी सिचुएशन में कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होती है, एलएफ स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अगर यूजर ने जो आइटम लिखी है, अगर उसके अंदर वैल्यू हुई बुक, अगर वो बुक लिखा हुआ, तो उस केस में देखो हमें क्या करना है, अगर वो बुक हुई इसके बाद क्या करने को बोला गया है, क्वांटिटी पूछना है कि वो कितनी क्वांटिटी, कितनी बुक्स खरीदना चाहता है। ठीक है, तो मैं एक क्वांटिटी नाम का वेरिएबल बना रही हूँ, यूजर से पूछ रही हूँ एंटर द नंबर ऑफ बुक्स यू वांट टू परचेज। अब यहाँ पे यूजर 10, 15, 12 कुछ भी लिख सकता है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि अगर ये क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू बुक्स हुई, उस केस में हमें क्या कर देना है, ऑर्डर कंफर्म। यही करा जाएगा जी। हमने यहाँ पे चेक करा कि अगर आइटम बुक है तो हम क्या कर रहे हैं, यूजर से फिर पूछेंगे कि कितनी बुक्स खरीदनी है। अब यूजर कितनी भी बता सकता है, 10, 12, 15, 14, पर हम सीधा ऑर्डर कंफर्म नहीं कर सकते। हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास वो स्टॉक में उतनी अवेलेबल है भी या नहीं है। दैट इज वाई मैं यहाँ पे आके चेक करूंगी कि अगर जो यूजर ने क्वांटिटी हमें दी है इट इज लेस देन इक्वल टू द वेरिएबल दैट इज एक्चुअली स्टोरिंग द स्टॉक अमाउंट ऑफ द बुक्स दैट वी हैव, उस केस में हमें लिख देना है ऑर्डर कंफर्म। समझ आया जी। और अगर यूजर ने ऐसी क्वांटिटी नहीं डाली, क्वांटिटी बुक्स से ज्यादा डाल दी जो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे कर देंगे सॉरी वी हैव ओनली 20 बुक्स अवेलेबल इन स्टॉक। या इस चीज को डायनेमिक बनाने के लिए हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगा देते हैं इधर, खुद से ये करने की बजाय में जो वेरिएबल स्टोर करा रहे हैं उस वो लिख देती हूँ, है ना। सॉरी वी हैव ओनली, वहां से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 20 बुक्स अवेलेबल है हमारे पास। क्लियर है जी। ठीक है, ये हमारे पास बुक्स का सिनेरियो हो गया। ठीक है जी, अब ऐसे ही सिमिलरली मुझे बाकी सबके लिए बना देना है। ठीक है, तो मैं दोबारा से नहीं लिख रही, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, इसी को थोड़ा बहुत चेंज कर लूंगी। अब चेंज कैसे करना है कि अदरवाइज अगर ये बुक वाली सिचुएशन ना ट्रू हुई, हमारी आइटम का नाम हुआ पेन,
तो पेन के केस में सारा चेंज करना पड़ेगा. एंटर द नंबर ऑफ पेन्स यू वांट टू परचेज. ठीक है, ऐसे ही फिर चेयर्स के लिए और लास्ट में एक एल्स पार्ट लिख देना है. जिस केस में वो बुक पेन चेयर कुछ भी ना हुआ, वहां पे हमें क्या लिखना है? सॉरी वी डू नॉट सेल दिस आइटम. ठीक है जी. अब कईयों ने किसी और अप्रोच से भी करा है, वो भी ठीक है. मुझे ये वाली अप्रोच सही लगी, मैंने इससे कर लिया. समझ आया जी? कर लो नोट फटाफट, फिर आगे करते हैं. एक बार एग्जीक्यूट करा के देख लो, कोई एरर तो नहीं. ठीक चल रहा है. कर लिए जी नोट सबने? ठीक है जी, आगे करें. इतने में कोई डाउट? कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज ना समझ आई हो? कर लो नोट, कोई बात नहीं, फिर करते हैं आगे. कर लो, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन भेजूंगी, इसके क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस के. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव लूप्स. क्या होती है जी लूप?
ठीक है जी, कोई और? व्हाट इज लूप? लूप का मतलब होता है रेपिटिशन। ठीक है जी, कोई चीज बार बार हो रही है, ठीक है, उस चीज को बोला जाता है लूप। ठीक है, इतना पता है सबको, लूप वर्ड रियल लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। ठीक है, लूप का मतलब होता है कंटिन्यूसली किसी चीज का बार बार होना। एंड ऐसा ही अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करना चाहते हैं, दैट वी हैव सम स्पेसिफिक टास्क जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, देन वी हैव लूप्स। ठीक है जी, जैसे लूप्स की एग्जांपल्स हमें कहाँ पे देख, रियल लाइफ की बात करें तो एक बार मैंने अलार्म सेट कर दिया फॉर होल होल वीक, मैंने एक अलार्म सेट कर दिया, तो क्या है, वो रोज मेरे पास उसी टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, मैं एक ही गाने को बार बार प्ले कर रही हूँ, सुन रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो कंप्लीट होगा दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों की सेम ही टाइम पे रोज क्लास चलती है, ये लूप्स है ना। और प्रोग्रामिंग में अगर लूप्स की बात करें तो देखो क्या होता है कि रेड लाइट आ रही है, फिर येलो हो जाएगी, ठीक है, फिर ग्रीन हो जाएगी, फिर रेड हो जाएगी, तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, लाइट्स का कलर चेंज हो रहा है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम स्केड्यूल्ड टाइम। ठीक है, वो क्या है, लूप है। ठीक है, एट द बैक एंड जो उसके अंदर कोड काम कर रहा है उसके अंदर लूप लगी हुई है। ठीक है, सिमिलरली इंस्टाग्राम का आप लॉग इन क्रीडेंशियल्स प्रोवाइड करते हो, जब तक आप सही क्रीडेंशियल्स नहीं डालते हो आपसे बार बार आपका यूजर नेम पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, बार बार काम हो रहा है ना। उधर भी क्या है, लूप्स काम कर रही है। ठीक है जी, तो आज हम उन लूप्स के बारे में पढ़ेंगे कि लूप्स हमारी कैसे हेल्प करती है। ठीक है जी, रहता है यार, कर लो नोट, कोई बात नहीं। ओके जी, एक्सक्यूज मी, मुझे 3 बजे कहीं जाना है तो मैं जल्दी छुट्टी कर सकते हो? ठीक है जी, बाहर मैम को बता जाना। क्या?
देखो जी लूप क्या होती है। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड, अब ब्लॉक ऑफ कोड तो सबको पता है ना क्या होता है। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड नंबर ऑफ टाइम्स देन वी यूज लूप। ठीक है, लूप का फायदा ये होता है, जैसे सपोज मैंने एक सिंपल सा वेरी सिंपल टास्क कराना है। मेरा टास्क क्या है, मैंने प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है हेलो। वैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 बार ये सेम ही स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। बट विद द हेल्प ऑफ लूप्स हमारे पास एक स्पेसिफिक सिंटेक्स आता है, जिससे मैं एक ही बार ये कोड लिखूंगी और ये 5 बार खुद ही क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट इज वाई बोला जाता है कि ये कोड रेपिटेशन को कम करता है। ठीक है जी। अगर मैं नॉर्मली लिखूंगी तो मुझे 5 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, तो कोड हमारा क्या होगा, रिपीट होगा, सेम ही चीज को हम बार बार लिख रहे होंगे। ठीक है जी। बट लूप के साथ इसको ऐसे लिखा जाता है कि हमने जो भी कराना है वो हमें एक ही बार लिखना पड़ता है। ऑटोमेटिकली हम बता देते हैं इस चीज को इतने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करा दो, वो करा देता है। दैट इज वाई इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, और मेक्स कोड इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अब मैंने अगर यहाँ पे 5 बार अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखी होगी, तो सपोज मुझे यहाँ पे चीज को डिस्प्ले जो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ इसको चेंज करना है, मुझे 5 अलग अलग जगह चेंज करना पड़ेगा। पर लूप के अंदर क्योंकि उसको एक ही बार लिखा जाता है, that is why if I need to change that, update that or delete something, मुझे एक ही स्टेटमेंट में वो करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सभी जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो हमारे पास लूप्स होती है ना, लूप्स बेसिकली दो मेन टाइप्स की होती है। ठीक है जी, मतलब कि अगर मैं कोई टास्क को मल्टीपल टाइम्स कराना चाहती हूँ ना, तो हमारे पास दो डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं। पहला सिनेरियो क्या आता है, दैट आई नो हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स पहला सिनेरियो क्या आता है कि मुझे पता है कि अगर मैं किसी चीज को रिपीट कराना चाहती हूँ, वो रेपिटेशन मुझे कितनी बार करानी है, वो काम मुझे 5 बार कराना है, 10 बार कराना है, 8 बार कराना है। ठीक है जी, कितनी बार कराना है। ठीक है, तो एक हमारे पास ऐसा सा सिनेरियो आता है कि हम एक टास्क को मल्टीपल टाइम्स कराना चाहते हैं, एंड बिफोर हैंड वी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू एग्जीक्यूट दैट टास्क। ठीक है जी। दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या आता है कि हमें नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता कि हमें वो कितनी बार कराना है, हमें नहीं पता वो कितनी बार कराना है, बट वी वांट टू एग्जीक्यूट। बट जब तक कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू है, तब तक मुझे उसको कराते रहना है। जैसे एक सिंपल सी रियल लाइफ एग्जांपल लेके चले, मुझे पता है कि मुझे आपकी क्लास डेली लगानी है, हर रोज लगानी है। ठीक है, पर लगानी कब तक है, जब तक आपकी पाइथन खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि वो 2 क्लासेस लगेंगी, 10 लगेंगी, 15 लगेंगी, 12 लगेंगी, कितनी क्लासेस लगेंगी। बस मुझे इतना पता है कि जब तक आपकी पाइथन खत्म नहीं हो जाती है, तब तक मुझे रोज 2 PM आप लोगों की क्लास लेनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि हम एक टास्क जो है उसको रिपीट करा रहे हैं। ठीक है जी, रोज रोज डेली करा रहे हैं, और मुझे ये नहीं पता कि मुझे ये कितने दिन कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी पाइथन खत्म होने को 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, वी ओनली नो समथिंग, वो चीज क्या है जो हमें पता है कि मुझे तब तक आपकी क्लास लगानी है रोज जब तक पाइथन नहीं खत्म हो जाती। ठीक है, तो एक हमारे पास ऐसा सा सिनेरियो आता है। दूसरा सिनेरियो ये आता है कि मैंने वो टास्क करना है और मुझे ये भी पता है कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स करना है, 2 बार करना है, 4 बार करना है, 5 बार करना है। ठीक है जी। तो देखो, लूप्स ना हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं पाइथन के अंदर। वी हैव टू टाइप्स ऑफ लूप्स। पहली आती है व्हाइल लूप और दूसरी आती है फॉर लूप। ठीक है जी, वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स, व्हाइल एंड फॉर। व्हाइल हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता कि हमें काम कितनी बार कराना पड़ेगा। हमें इतना पता है कि ये चीज मुझे करानी है until some specific condition is true।
ठीक है, चलो ये चीज थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले व्हाइल का सिंटेक्स देखते हैं कैसे करा जाता है। देखो व्हाइल का क्या होता है, सपोज मुझे प्रिंट कराना है, यहाँ पे मुझे एक चीज प्रिंट करानी है दैट इज हेलो। अब ये मुझे 5 बार प्रिंट करानी है, 5 टाइम्स आई नीड टू प्रिंट दिस 5 टाइम्स। वैसे नॉर्मली हमें करना होगा तो हम 5 बार प्रिंट 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 लिखेंगे, बट अगर इसको लूप के साथ करना होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगी व्हाइल, ठीक है, यहाँ पे अपनी कंडीशन दी जाएगी कि मुझे ये काम कब तक करना है, देन यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट लिख देंगे, द स्टेटमेंट दैट वी वांट टू एग्जीक्यूट अंटिल एंड अनलेस द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। देखो होता क्या है, सिंटेक्स समझने से पहले एक और चीज समझते हैं, क्या होता है, हम लूप की टाइप लिखने के बाद वो लूप फॉर लूप है या व्हाइल लूप है, फिर लिखते हैं कंडीशन, ठीक है। अब ये कंडीशन के दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या, ट्रू एंड फॉल्स, ऐसा ही होता है ना, कोई भी कंडीशन होती है जिसके ऊपर हम कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा रहे हैं, उसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो लूप के केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रही है हमारी कंडीशन चेक। अब ये कंडीशन के दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, एक रिजल्ट हो सकता है ट्रू और एक हो सकता है फॉल्स। अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन के बाद कुछ 2 4 5 6 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ हमारी लूप खत्म हो गई है, अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आ गया तो कोड एग्जीक्यूशन विल एंड, कुछ भी काम नहीं होगा। अगर हमारी इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आ गया, कुछ भी काम परफॉर्म नहीं होगा। और अगर हमारी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ गया, अगर इसने रिजल्ट ट्रू दे दिया, देन ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो जो हमने यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर से क्या करा जाता है, वापस से कंडीशन पे जाया जाता है। जब एक बार ये ट्रू हो गया, फिर से कंडीशन पे वापस जाएंगे, फिर चेक करेंगे कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है, फिर उसके बेसिस पे फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। पहले एक सिंपल एग्जांपल करते हैं कि हम यहाँ से हमने क्या कर दिया है, एक पासवर्ड सेट कर दिया कि वी हैव पासवर्ड समथिंग एडमिन 123, ठीक है जी। दूसरी लाइन में आके हम यूजर से इनपुट मांग रहे हैं कि इनपुट द पासवर्ड। अब जो भी वो यूजर पासवर्ड एंटर कर रहा होगा, या तो वो गलत कर रहा होगा या तो वो सही कर रहा होगा। अब मैंने अगर इतना लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार कोड की एग्जीक्यूशन होगी। पर मैं ये चाहती हूँ कि जब तक यूजर सही पासवर्ड नहीं डालता है, बार बार उसके पास ऑप्शन आई जाए कि आपने गलत पासवर्ड डाल दिया, ट्राई अगेन, आपने गलत पासवर्ड डाल दिया, ट्राई अगेन। तो रेपिटेशन है यहाँ पे। जब तक हमारी एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, तब तक हमने कोड को रिपीट करते जाना है। और ऐसे ही रिपीटेड टास्क के लिए हमें क्या चाहिए होती है, लूप्स चाहिए होती है, ठीक है जी। तो देखो क्या है, यहाँ पे हमने सबसे पहले पासवर्ड डाला, पासवर्ड सेट कर दिया, फिर यहाँ पे आके हम यूजर को बोल रहे हैं इनपुट द पासवर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूप लगा रही हूँ व्हाइल, जब तक जो हमारा यूजर पासवर्ड देगा वो इस करेक्ट पासवर्ड के इक्वल ना आ जाए, तब तक क्या कराते रहना है, तब तक प्रिंट कराते रहना है यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड, एंड यूजर को दोबारा दोबारा पासवर्ड डालने को बोलते जाना। समझ आया जी, एक बार कोड लिखते हैं फिर ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल सेट करा है, उसके अंदर वैल्यू रखती है एडमिन 123। कर लिया जी सेट इतना। अब हम यूजर से पासवर्ड पूछते हैं, अब यूजर यहाँ पे पासवर्ड डालेगा, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे इफ एल्स लगाते कि जब यूजर ने पासवर्ड डाला अगर वो सही है तो प्रिंट करा दो लॉग इन सक्सेसफुल, अदरवाइज प्रिंट करा दो लॉग इन फेल्ड। पर वो एक ही बार होता, राइट, हमें क्या करना है, हमें बार बार एग्जीक्यूशन करनी है उसकी, राइट।
तो मैं यहाँ पे लूप लगा रही हूँ वाइल। वाइल का वैसे मतलब क्या होता है? जब तक, है ना, वाइल का मतलब यही होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि वाइल जब तक जो यूजर पासवर्ड डाल रहा है वो करेक्ट पासवर्ड के इक्वल ना आया, तब तक क्या कराते जाना है, तब तक प्रिंट करा देना इनकरेक्ट पासवर्ड ट्राई अगेन। ठीक है जी। और वो ट्राई अगेन जब करेगा तो वापस से भी तो उससे इनपुट लेनी है ना, इतना तो ठीक है। वो प्रिंट करा देगा इनकरेक्ट पासवर्ड ट्राई अगेन, बट ट्राई अगेन के लिए भी तो वापस से उसको इनपुट लेनी पड़ेगी ना, और इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही सेम काम दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखो एक बार इसको समझो, नोट करने का भी टाइम देती हूँ। देखो मैंने गलत पासवर्ड डाला, आगे इनकरेक्ट पासवर्ड ट्राई अगेन, गलत पासवर्ड डाला, इनकरेक्ट पासवर्ड। तो जब तक मैं गलत पासवर्ड डालती रहूंगी तब तक क्या होता रहेगा, मेरे पास ट्राई अगेन का ऑप्शन आता रहेगा। और जैसे ही मैंने एक बार सही पासवर्ड डाला, यहाँ पे सही पासवर्ड लिख रही हूँ admin123, तो देखो आगे कुछ भी नहीं हो। ठीक है, एक बार इस कोड को समझते हैं कि यहाँ पे बैकएंड पे कैसे चीजें काम कर रही हैं, क्या हो रहा है एक्चुअली। और एक बार वो टेबल भी बनाऊं ऊपर, सॉरी फ्लो चार्ट जो मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है। सबसे पहले जो वाइल के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन दी जाती है, वो कंडीशन चेक करी जाती है। ये कंडीशन दो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी, इधर ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स हो जाएगा तो लूप की बॉडी स्किप हो जाएगी, एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगी, बेसिकली लूप वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा। अदरवाइज अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, एग्जीक्यूट होने के बाद वापस फिर से वो कंडीशन चेक करी जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर से पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड लिख दिया 1234, ये पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आके चेक करा गया कि क्या जो यूजर ने पासवर्ड डाला है इज इट नॉट इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड। तो जो हमारी सिचुएशन है 1234 नॉट इक्वल टू admin123, इस चीज का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। admin password not sorry 1234 not equal to admin123, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू आ गया, दैट इज व्हाई दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड। दैट इज व्हाई एक बार ये प्रिंट हो जाएगा इनकरेक्ट पासवर्ड, एंड फिर से यूजर से पासवर्ड मांगा जाएगा और इस यूजर पास नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। कोड एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर से क्या करा जाता है, वापस कंडीशन पे जाया जाता है। तो सपोज दूसरी बार यहाँ से मैंने यूजर पासवर्ड एंटर कर दिया था एडमिन, अब वापस कंडीशन चेक होगी कि एडमिन नॉट इक्वल टू admin1234, इसका रिजल्ट भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। इसका रिजल्ट भी ट्रू ही आएगा, एडमिन लिखा हुआ क्या admin1234 के इक्वल है, कैसे इक्वल है, अरे 1 2 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल होता है, नहीं होता ना। तो देखो ना यहाँ पे देखो ये, अगर तो दोनों चीजें सेम ही है फिर ही वो इक्वल होंगी ना। ये एडमिन अलग है, admin1234 अलग है, तो ये इक्वल थोड़ी ना है। तो यही तो लिखा हुआ एडमिन नॉट इक्वल टू admin1234, तो ये ट्रू नहीं है ना, है ना। बेसिकली ये ट्रू ही है, एडमिन नॉट इक्वल टू admin1234, ये क्या है, ट्रू है। ट्रू होने की वजह से वापस से लिखा जाएगा इनकरेक्ट पासवर्ड और वापस से यूजर से इनपुट मांगी जाएगी। तो सपोज इस बार मैंने इनपुट दे दी admin1234, अब स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से कंडीशन पे जाया जाता है, मतलब वो यहाँ पे स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से कंडीशन पे, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से कंडीशन पे। तो अब फिर से वो कंडीशन पे गया, यहाँ पे चेक करा गया admin1234 नॉट इक्वल टू admin1234, अब ये क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों चीजें ट्रू है और हमने बीच में लगा दिया है नॉट इक्वल। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है while loop is used to execute a block of code repeatedly uh, until the specified condition remains true। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक इसके अंदर ये जो ब्लॉक लिखा गया है वो बार बार क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। समझ आया जी? अब कर लो इसको नोट। ओके जी, एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? देखो ना, इधर क्या स्पेलिंग है और इधर क्या स्पेलिंग है, ये क्यों डिस्कनेक्ट हो गया अब? हो गया जी इतना, आगे करें। अगला क्वेश्चन देखो, 5 बार हमें हेलो प्रिंट कराना है। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल। ओके, 5 बार हेलो प्रिंट कराना है। तो देखो इस हेलो वाले को कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वाइल, पर वाइल में कंडीशन क्या लिखूंगी? मैंने 5 बार हेलो प्रिंट कराना है, बट वाइल में कंडीशन क्या लिखी जाएगी? कैसे काउंट करा जाएगा? हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक ना, मैं काउंट नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। मैंने काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया जो कि बेसिकली ये काउंट करेगा कि हमारी लूप कितनी बार चल रही है। ठीक है जी, तो इसको ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी दे लेते हैं 1। ठीक है जी, और अब मुझे इसको लेके कहाँ तक जाना है, 5 बार करना है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख सकती हूँ कि जब तक इस काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, 5 वैल्यूज, तब तक क्या कराते जाना, प्रिंट कराते जाना हेलो। बट देखो अगर ऐसा लिखेंगे ना तो हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगी। इनफाइनाइट लूप क्या होती है, जो हमेशा चलती ही रहेगी, कभी बंद ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5। 1 तो कभी 5 से बड़ा होगा ही नहीं, तो ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी, ना कभी कंडीशन फॉल्स होगी, ना कभी इसकी एग्जीक्यूशन रुकेगी। ठीक है, और जब आपके सिस्टम पे एक इनफाइनाइट लूप चल जाती है,
ठीक है जी। तो इनफाइनाइट लूप के बारे में बता रही थी। इनफाइनाइट लूप क्या होती है? जो कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी, कभी भी बंद नहीं होगी। तो जहां यहाँ पे जो हमने करा ये एक इनफाइनाइट लूप है कि मैंने एक काउंट नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करा लिया जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1 है। और मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी कि जब तक उस काउंट की वैल्यू 5 से कम रहेगी तब तक क्या कराते रहना? प्रिंट कराते रहना। अब क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5, तो हमेशा कंडीशन बार बार आके चेक होती रहेगी और क्या होता रहेगा? हमारा इनफाइनाइटली हेलो प्रिंट होता रहेगा। इस चीज का सॉल्यूशन क्या होता है कि हम हर आइटरेशन में जाके इस काउंट की वैल्यू खुद से बाय 1 इंक्रीमेंट करते। ठीक है जी। तो देखो क्या होगा। अब मैंने क्या करा, मैंने एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0, और यहाँ पे मैं आगे लूप लगा रही हूँ कि जब तक इस काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी तब तक प्रिंट कराते रहना हेलो। और ये हेलो प्रिंट कराने के साथ साथ एक और भी काम करना कि इस काउंट की वैल्यू बाय 1 अपडेट करते रहे। अब अगर देखो ड्राई रन से इस चीज को समझे, ड्राई रन होता है कि हम लूप को खुद से हाथ से लिख के समझ रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें हो रही है, राइट। तो देखो जब सबसे पहली आइटरेशन चलेगी, आइटरेशन का मतलब होता है लूप का एक बार एग्जीक्यूट होना। पहली बार एग्जीक्यूट हुई वो पहली आइटरेशन है, दूसरी बार एग्जीक्यूट हुई वो दूसरी आइटरेशन है। तो पहले केस में देखो हमारे पास काउंट की वैल्यू कितनी है? 1 है। कंडीशन चेक करी जाएगी 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, दैट इज वाई उस केस में हमारे पास ये प्रिंट भी हो जाएगा और काउंट की वैल्यू को अपडेट करके 2 बना दिया जाएगा। ऐसा ही होगा ना। इनिशियल वैल्यू काउंट की 1 है, प्लस उसमें 1 ऐड कर देना तो काउंट की वैल्यू कितनी बन गई? 2 बन गई। जब दूसरी आइटरेशन रन होगी वापस से कंडीशन पे आया जाएगा, कंडीशन चेक करी जाएगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन भी हमारे पास क्या होगी? ट्रू होगी। दैट इज वाई फिर से हेलो प्रिंट कराया जाएगा, फिर से काउंट की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज कर दिया जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये सारा कुछ होने के बाद इस काउंट की वैल्यू बन जाएगी 6। उस केस में जब कंडीशन चेक होगी 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा और लूप एंड हो जाएगी। समझ आया जी? ठीक है। ऐसे हम काउंट बेस्ड लूप्स को चला सकते हैं। कर लो जी ये नोट।
मैंने एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया जो ये स्टोर करा रहा होगा हमारी लूप कितनी बार चली है। यहाँ पे कंडीशन दे दी कि जब तक इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पे प्रिंट कराते जाना हेलो, और इस काउंट को बाय 1 अपडेट भी करते जाना। और अगर आप चाहते हो आप इस काउंट को भी देख सकते हो कि कैसे अपडेट हो रही है, एक्चुअल में हर बार अपडेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। देखो बिल्कुल हो रहा है जी। पहली बार लूप चली होगी, काउंट को 2 बना दिया, दूसरी बार लूप चली होगी 3 बना दिया, 4 बना दिया, 5 बना दिया, 6 बना दिया, ऐसे एक एक प्लस करके वो चल रहा। ठीक है जी। पढ़ के आना थोड़ा बहुत लूप्स के बारे में, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के याद से क्वेश्चन भेजूंगी, उनकी प्रैक्टिस कर लेना इफ एल्स के क्वेश्चंस की। ठीक है, सिंपल ही भेजूंगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं भेजूंगी। बाकी आज जो भी हमने करा है, अगर किसी का डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो वो आप पूछ सकते हो दोबारा से। ठीक है जी, डन है। अटेंडेंस लगा लूं फिर।